नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले क्लास के अंदर हमने पिछली जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी कि कौन कौन से भागों से जो हैं कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। आज अपनी जो अगली क्लास है इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जो भी हिंदी के अंदर अपने अपठित गद्यांश पद्यांश आते हैं उनको हम कैसे हल करें, क्या ऐसा तरीका है कि अपना उत्तर जो है वो सटीक आए, साथ ही अपठित गद्यांश पद्यांश को हम कैसे समझें उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपठित गद्यांश पद्यांश जो हैं वो जब तक हम हिंदी पढ़ेंगे वो हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदी का महत्वपूर्ण भाग जो है वो अपठित गद्यांश पद्यांश माना जाता है। इसके अंतर्गत ये जो अपठित गद्यांश पद्यांश है वो लगभग शुरू हो जाते हैं तीसरी क्लास से। तीसरी या दूसरी क्लास से आपने देखा होगा कि अधिकतर जो भी प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं वो गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है, उसके आधार पर प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसके अंदर हिंदी से संबंधित जो भी सिलेबस होता है उसके अंदर अपठित गद्यांश और पद्यांश एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। चाहे वो सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता का हो, उन सब के अंदर अपठित गद्यांश पद्यांश का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और बहुत सारे सवाल जो हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज अपनी जो क्लास है उसमें अपठित गद्यांश पद्यांश के आधार पर आधारित हैं, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाए तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जिससे कि अपना उत्तर भी सही हो, साथ हमारी समझ भी विकसित हो अपठित गद्यांश पद्यांश के प्रति। तो चलो चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी परीक्षा के अंदर अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछा जाए तो सबसे पहले चीज़ यही है कि कम से कम अपठित गद्यांश या पद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं, चाहे वो राजस्थान जी के हो, चाहे और भी कोई चीज़ हो जो पढ़ने संबंधित होती है, उसमें जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो वो अपने को अटपटी लगती है। लेकिन जब हम उसको 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो कुछ न कुछ समझ में आता है। जितने भी अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं वो एक ही विषय को लेकर केंद्रित होते हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो या कोई भी हो, उस विषय को आधार बनाकर वो लिखे जाते हैं। तो कोई भी अपठित गद्यांश या पद्यांश दिए जाते हैं वो हमेशा एक ही विषय को लेकर केंद्रित होते हैं। तो अपने जब भी हम अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें, विशेषकर से पद्यांश, क्योंकि गद्यांश तो हम सरल रूप में जब भी 1-2 बार पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन पद्यांश जो है वो हमें कठिनाई से समझ में आते हैं। तो पद्यांश जब पढ़े तो उसमें जो भी शब्दार्थ होते हैं उन शब्दार्थों को अंडरलाइन करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहली चीज यही है कि अपठित गद्यांश पद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़ लें। दूसरी चीज, जब भी हम अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ें तो कठिन शब्दों को हमें रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। हमें ये देखना है कि ये शब्द क्या है, इनका क्या अर्थ है, वो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तभी हम विशेष रूप से पद्यांश का हम अर्थ निकाल पाएंगे कि ये पद्यांश किस पर आधारित है। तीसरी चीज है कि शीर्षक का चयन करें। कक्षा 10वीं के अंदर जो प्रश्न पूछने का जो तरीका रहा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसके अंदर 6 प्रश्न आते हैं। 3 तो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, यानी अबसद वाले प्रश्न। उनके अंदर पहला प्रश्न यही होता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक के अंदर चारों उत्तर हमें एक जैसे लगते हैं, तो उसका चयन कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो सबसे पहले हमें ध्यानपूर्वक उस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद में जो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न दिए होते हैं उसका सटीक हमें उत्तर जो है वो निकालना पड़ता है। तो जब हम अपठित गद्यांश पद्यांश को हम ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा शीर्षक भी जो है वो निकल जाएगा, उसका चयन हो जाएगा और अपना उत्तर सही होगा। इसके बाद में चौथी चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपठित गद्यांश पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दो तो लाइन टू लाइन मिलाकर उत्तर कभी भी नहीं देना चाहिए। जैसे अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, जब भी मैंने 9th 11th और अपने जो भी लोकल क्लास हैं उनकी जब मैंने कॉपियाँ चेक की थी, उत्तर पुस्तिकाएं जब चेक करने को मिलती हैं, अर्धवार्षिकी हैं, वार्षिकी हैं, तो अधिकतर यही देखा जाता है कि
बच्चे जो है, विद्यार्थी जितने भी हैं, वो लाइन टू लाइन मिलाकर जो है उत्तर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या करना है कि जब भी हम अपठित गद्यांश पद्यांश हल करें तो लाइन टू लाइन मिलाकर उत्तर न दें। हमें क्या करना है, कुछ भाग तो प्रश्न से लेना है और कुछ भाग जो है उस गद्यांश या पद्यांश से लेना है और उत्तर जो है अधिकतर अपने शब्दों में देने की कोशिश करनी है। इससे उत्तर भी व्यवस्थित होता है, साथ में हमारी समझ भी विकसित होती है। साथ में जो भी परीक्षक वगैरह जो कॉपी चेक करता है वो ये देखता है कि बच्चे ने वास्तव में उसकी समझ अच्छी है और उसके परीक्षक जो भी हैं वो परीक्षक नंबर भी देता है और अपना उत्तर भी जो होता है वो बड़ा व्यवस्थित होता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चीज कि अपठित गद्यांश पद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ ले। उसके बाद में हमें कठिन शब्दों को रेखांकित कर ले। तीसरी चीज, शीर्षक का जब भी हम चयन करें तो शीर्षक का चयन करते समय हमें विशेष रूप से गद्यांश या पद्यांश को हमें पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज यही समस्या आती है कि पद्यांश का शीर्षक कैसे चयन करें। तो पद्यांश जब भी आते हैं तो वो प्रकृति वर्णन पर आ सकते हैं, राष्ट्र पर आ सकते हैं, यानी राष्ट्र प्रेम पर रहें। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय होते हैं जिन पर आधारित होता है पद्यांश। तो पद्यांश का जब भी हम शीर्षक चयन करें तो थोड़ी सी सावधानी रखें जिससे अपना उत्तर व्यवस्थित हो। चौथी चीज ये ध्यान रखनी है कि लाइन टू लाइन प्रश्नोत्तर देने की कोशिश नहीं करनी है। हमें कुछ भाग प्रश्न से और कुछ भाग जो है अपने गद्यांश से लेकर उस उत्तर को पूरा करना है। तो आज की जो अपनी क्लास थी, इस क्लास के अंदर हमने अपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित जब भी हम प्रश्न हल करें तो प्रश्न हल करते समय में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उस पर हमने चर्चा की। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम जो व्याकरण का जो भाग है जिसके अंदर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उपसर्ग है, इसके अलावा अवयव है, उन पर चर्चा करेंगे। और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी ऐसी आशा रख सकता हूँ मैं। इसी के साथ में नमस्कार।